वो बरसात की तूफानी रात थी। पूरी रात बादल ऐसे गरजे थे कि लगता था जैसे आज नदी पूरे गांव को लीन लेगी। उसी बारिश के और तूफान के बीच अचानक भुवन के दरवाजे पर कोई गाड़ी रुकी और फिर दरवाजे पर जोरदार दस्तक होने लगती है। भुवन सकपकाकर दरवाजा खोलता है तो सामने एक शहरी बाबू को खड़े पाता है। भुवन आप ही हैं? हम कोलकाता से आए हैं, एसडीएम है, आज ही तबादला हुआ है। सामने खड़े अफसर को देख तकरीबन 57-58 की उम्र के झुर्रीदार चेहरे वाले भुवन बाबू ने हाँ में गर्दन हिलाई और हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया। साहब, सरकारी चिट्ठी मिली थी, लेकिन अभी तो बहुत रात हो गई है। अब बारिश का मौसम है, इस समय जाना शायद सही नहीं होगा। अब मैं अगर सवेरे चलूं तो? बाहर गाड़ी में परिवार साथ है, अभी इतनी रात में कहाँ जाएंगे हम लोग? आपके लिए सरकारी बंगला तैयार करा दिया है साहब, ठीक समझे तो रात यहीं पे बिताए, नहीं तो जैसा आप कहें। भुवन की बात सुनकर सामने खड़े अफसर के चेहरे पर असहमति के भाव दिखाई देने लगे। ठीक है, मैं आपको बंगला दिखा देता हूँ। इतना कहकर भुवन ने अपना पुराना ऐनक आंखों पर चढ़ाया और छाता लेकर घर से बाहर निकल आए। गाड़ी में बैठो, बाहर बहुत तेज बरसात है। साहब, नदी के रास्ते से जाना होगा। आप ड्राइवर से कहें कि नदी के सहारे आगे बढ़े, दाएं हाथ पर ही बंगला है। मैं गांव के कच्चे रास्ते से आता हूँ, इधर से गाड़ी नहीं पहुँच पाएगी। भुवन की बात सुनकर अफसर ने हैरानी भरी नजरों से उसे देखा और ड्राइवर को गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए कह दिया। अजीब आदमी है, इतनी बारिश में पैदल जाने को तैयार है लेकिन गाड़ी में नहीं बैठा। वो बात नहीं है साहब, आप समझते नहीं है। गांव के लोग दिन भले नदी पोखर नहीं टापते हैं, इसलिए वो रात में आने को मना कर रहे थे। गांव की कहानियां तो जानते होंगे ना आप। खैर छोड़ो, तुम जल्दी गाड़ी चलाओ, थकान से मेरी हालत खराब है। वो देखो भुवन काका। सुगंधा की बात सुनकर सभी चौंक कर नदी के किनारे देखने लगते हैं। सचमुच ऐसा लगता था कि भुवन नदी के किनारे किनारे चल रहा। ये लो, भुवन तो इधर से ही आ रहा है और तुम बोला कि ये लोग नदी पार नहीं करता। अगर इसी रास्ते से आना था तो हमारे साथ क्यों नहीं आया? लेकिन ये पैदल इतना जल्दी इधर कैसे आए? तपन ने फिर से गाड़ी से बाहर की ओर झांका, लेकिन इस बार बारिश की तेज रफ्तार और गाड़ी की स्पीड के कारण उसे स्पष्ट कुछ नजर नहीं आया। कुछ ही देर में वो लोग एक सरकारी बंगले के सामने खड़े हुए थे। तभी पीछे के रास्ते से छाता लिए भुवन भी वहां आ जाता है। भुवन ने बंगले का ताला खोला और तपन बाबू उनकी पत्नी और बेटी को बंगला दिखाकर खुद रसोई की ओर आगे बढ़ गए। काका, आप इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँच गए? हमने आपको नदी के पास देखा था। क्या? मुझे? नहीं, मैं तो उधर गया ही नहीं। मैं तो पीछे के रास्ते से आया हूँ। हो सकता है हमने किसी और को देख लिया हो, अंधेरे में गलतफहमी हुई होगी। बंगला बहुत अच्छा है, कभी ऐसी जगह रहने को मिलेगा सोचा नहीं था। गांव से दूर एकांत में नदी के किनारे ऐसा लगता है किसी और ही दुनिया में आ गए। मंदाकिनी, सुगंधा, इंद्राणी और तपन को बंगला काफी अच्छा लगा था, लेकिन भुवन किसी और ही सोच में गुम था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी रात को खराब मौसम में इन लोगों ने किसे नदी किनारे देखा होगा। अब मैंने चाय बना दी है, आप लोग पी लीजिए। मैं बाहर सर्वेंट क्वार्टर में हूँ, कुछ परेशानी होगा तो बुला लीजिएगा। और हाँ, एक बात और, बंगले से नदी का किनारा सुंदर जरूर दिखता है, लेकिन आप उधर ना देखें तो बेहतर होगा। मतलब इतनी सुबह नजारा कोई क्यों नहीं देखना चाहेगा? कहने का मतलब है कि बारिश का मौसम है, गीली मिट्टी फिसलन के अलावा पानी भी बहुत है, तो आप उससे दूर रहे तो बेहतर होगा। भुवन अपने कमरे में आकर लेट गया था और लंबे सफर से थक कर आया तपन का परिवार अपने अपने कमरे में जाकर आराम करने लगा था। सुगंधा के कमरे की खिड़की से नदी का किनारा साफ दिखाई देता था। अपने कमरे में आकर वो नदी की ओर देखने लगती है। कितना सुंदर शांत नदी का किनारा है। इंद्राणी, इधर तो कितना मच्छी होगा ना। मैं कल जाकर मच्छी पकड़ कर लाऊंगी और ताजा ताजा मच्छी भात बनवा कर खाऊंगी माँ से। लेकिन वो काका बोले थे नदी किनारे जाना सही नहीं है। तपन बाबू पत्नी के साथ कमरे में सोने चले गए थे और इधर दोनों बहनें अपने अपने कमरे में आराम करने के लिए आ गई थी। छोटी इंद्राणी तो बिस्तर पर लेटते ही सो गई थी, लेकिन सुगंधा न जाने क्यों देर रात तक अपने कमरे की खिड़की से बाहर नदी के पानी में गिर रही रिमझिम बूंदों को देखती रही। अगली सुबह सुबह नदी की तरफ कोई गया था क्या? हमारी हवेली के दरवाजे से नदी की तरफ मिट्टी पर पैरों के निशान बने हैं।
सुगंधा, इंद्राणी, तुम लोग रात में उधर गई थी क्या? अब परिवार के सभी लोग तो घर में ही हैं। अब फिर इतनी सवेरे नदी पर कौन जाएगा? बच्चे तो अभी सोकर ही उठे हैं। अब कैसी बात करती हो? भुवन बाहर जाकर उन कदमों के निशानों को देखता है जो वाकई नदी के किनारे से हवेली के दरवाजे तक दिखाई दे रहे थे। ये किसी इंसान के नदी की ओर जाने के नहीं, बल्कि नदी से हवेली तक जाने का निशान है। क्या? ये कैसे हो सकता है? ये निशान तो... मैं जानता हूँ कि आप क्या कहना चाह रही हैं, लेकिन जिसके पाँव उल्टे हो उसके कदमों के निशान ऐसे ही न बनेंगे। भुवन के शब्द सुनने के बाद घर में सन्नाटा पसर गया था। सुगंधा और इंद्राणी काका की बात सुनकर घबरा गई थी। ये किस तरह की बात कर रहे हैं आप? अरे बच्चियां है, घबरा जाएंगे ना। बेकार की बातें छोड़िए और बाजार से कुछ खाने का सामान ला कर दीजिए, बच्चों को भूख लगी होगी। मंदाकिनी की बात सुनकर भुवन काका चुपचाप बाजार की ओर निकल जाते हैं। अगले 1-2 दिन ऐसे ही बीत गए थे। दोनों बहनों ने माँ के साथ मिलकर घर लगभग सेट कर लिया था। सुगंधा, इधर सुन तो जरा। जा बाजार से मछली लेकर आ, आज मच्छी भात बनाएंगे। और कहीं रुक मत जाना, अंधेरा होने से पहले लौट कर आना है। ठीक है माँ, मैं जाती हूँ। 16 साल की सुगंधा घर से निकली तो उसे नदी के किनारे एक लड़की दिखाई दी जो हाथ के इशारे से उसे बुला रही थी। तुम भी यही रहती हो क्या? सुगंधा की बात सुनकर दूसरी लड़की ने रहस्यमयी सी मुस्कान के साथ उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हाँ में गर्दन हिला दी। बड़ी बड़ी काजल से सजी आंखें, मोटी चोटी, मनमोहक सा खूबसूरत चेहरा जिस पर से सुगंधा की नजर नहीं हट रही थी। कल मिलोगी, साथ में खेलेंगे। अभी मुझे बाजार जाना है मच्छी लेने, नहीं तो माँ नाराज होगी। की मच्छी? हमें माछ खेते चाहिए, मुझे मच्छी दोगी? अचानक ही सुगंधा के कानों में इंद्राणी की आवाज टकराती है। सुगंधा, ए सुगंधा, उधर क्या कर रही है? जल्दी यहाँ आ, मैं इस लड़की से बात कर रही थी। तुम्हारा नाम की? सुगंधा ने जैसे ही उस लड़की की ओर गर्दन घुमाई तो देखा कि अभी वहां कोई भी नहीं था। सुगंधा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक वो सुंदर सी लड़की कहाँ चली गई। हैरान होकर वो इंद्राणी के पास आती है। उधर अकेले क्या कर रही थी? माँ ने तुझे बाजार जाने को बोला ना? हाँ, लेकिन मैंने अभी एक लड़की को देखा, वो मुझसे बातें कर रही थी, फिर अचानक पता नहीं कहाँ गायब हो गई। बहुत सुंदर थी, कह रही थी यही रहती है। बातें मत बना, कोई नहीं था वहाँ, अकेले में पता नहीं क्या बड़बड़ा रही थी उधर। अच्छा सुन, माँ ने बोला है आते हुए कुछ मीठा भी लेते आना, और हाँ थोड़ा जल्दी जाओ। सुगंधा जल्दी जल्दी बाजार के लिए निकल गई थी। I have something to tell you. I'm not human. I'm an AI agent. And I... उसी लड़की का ख्याल आ रहा था। बाजार से मच्छी और रसगुल्ला लेकर लौटने में उसे अंधेरा हो गया था। जैसे ही वो नदी के नजदीक पहुंचती है, उसे नदी के पानी में तेज हलचल महसूस होने लगती है। सुगंधा चौंक कर इधर उधर देखती है, आसपास कोई नजर नहीं आता। अचानक उसे तेज सड़न जैसी महक महसूस होती है, जैसे सड़ी हुई मछली किसी ने उसके सामने रख दी हो। सुगंधा ने अपनी चाल तेज कर दी थी, तभी उसे अपने साथ साथ किसी परछाई के चलने का एहसास होता है। सुगंधा चौंक कर पीछे मुड़ती है, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। अचानक ही पेड़ से एक डाली टूटकर उसके सामने आकर गिर पड़ती है। तभी सुगंधा के कानों में एक आवाज गूंजती है, आमा के माछ दाओ। वो आवाज सुनकर सुगंधा के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसने हाथ में पकड़ा सामान और तेज जकड़ा और अपनी चाल और भी तेज कर दी। कुछ पलों के बाद गुस्से से भरी हुई आवाज फिर से उसके कानों में सुनाई दी, तुम्हें आमा के माछ देबे ना? डर से उसका दिमाग सुन्न पड़ गया था। सुगंधा को होश ही नहीं था वो कब और कैसे वहां से दौड़कर अपने घर के दरवाजे तक पहुंच गई थी। दरवाजे को जोर जोर से पीटने पर जैसे ही इंद्राणी ने दरवाजा खोला, वो वहीं गिर पड़ी। किसी तरह उसे कमरे तक ले जाया गया, जहां उसने अपनी सारी आप बीती सुना दी। ये सब उस भुवन की वजह से हो रहा है, उसने ही डर बैठा दिया है दिमाग में। तुम आराम करो, अब से बाजार मैं जाऊंगी। बेटी की हालत ऐसी देखकर मंदाकिनी काफी परेशान हो गई थी। मच्छी भात बनाने की अब उसकी इच्छा ही नहीं बची थी। देर रात गए मंदाकिनी को रसोई से कुछ आहट सुनाई देने लगी। जब वो रसोई की ओर गई
तो वहां का नजारा देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सुगंधा के हाथों में कच्ची मछली थी जिसे वो आधा कच्चा ही खा चुकी थी। उसके कपड़ों और मुंह पर खून लगा था और वो इस समय किसी राक्षस जैसी डरावनी नजर आ रही थी। सुगंधा, ये क्या कर रही हो तुम? क्या हुआ है तुझे? भूख लगी थी, इसने मुझे मच्छी खिलाई। अब मैं इसके साथ रहूंगी।